आज हम बेटा यहाँ पे चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 3 शुरू करने जा रहे हैं। लास्ट लेक्चर की अगर पर्टिकुलरली बात करें तो जो केस स्टडीज हमारे यहाँ पे बाकी थे, ठीक है, वो केस स्टडीज हम यहाँ पे सबसे पहले सॉल्व करेंगे सो दैट हमें अंदाजा आ जाए कि क्लास 12 है, स्पेशली अगर आप सीबीएसई बोर्ड को बिलोंग करते हो तो केस स्टडीज क्या होती है, किस तरीके से सॉल्व की जाती है और क्यों ये करना थोड़ा सा यहाँ पे डिफिकल्ट हो जाता है, बट मैं इसको कैसे आसान बनाना है, इसकी क्या स्ट्रैटेजीज है, टिप्स है, आपको सॉल्व करते वक्त बता दूंगी। बाकी दो टॉपिक्स जो आज हम कवर करेंगे दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट एंड द मैनेजमेंट नेचर। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे मैनेजमेंट एज एन आर्ट एंड साइंस कहूँ तो इसका ना आपकी टेक्स्ट बुक में एक टॉपिक है जिसको हम कहते हैं नेचर ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, जहां पे कंपेयर किया गया है मैनेजमेंट को विद साइंस, आर्ट एंड प्रोफेशन। तो दो टॉपिक्स हम आज कंप्लीट कर लेंगे, दैट इज मैनेजमेंट एज एन आर्ट एंड मैनेजमेंट एज अ साइंस। ठीक है, उसके अलावा इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट कंप्लीट करेंगे और जाहिर सी बात है भाई पोलिंग तो होगा ही होगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले बेटा हम यहाँ पे केस स्टडीज के साथ शुरुआत करते हैं। हेलो आनंदी, वेरी गुड इवनिंग बच्चा। हेलो माही, हाय सक्षम, हेलो वान्या, हेलो हिमांशु। चलिए ठीक है, ओके ठीक है, चलिए तो यहाँ पे हम कुछ केस स्टडीज टाइप क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करने जा रहे हैं, बट केस स्टडी सॉल्व करने के पहले ये जानना जरूरी है कि ये क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कैसे किया जाए। ये डायरेक्ट क्वेश्चंस कभी भी नहीं होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल स्कूल में या क्लास 11th में काफी डायरेक्ट क्वेश्चंस हमने अटेम्प्ट किए हैं कि फॉर एग्जांपल इसके फीचर्स बता दो, इसके इंपॉर्टेंस बता दो, इसके 4 इंपॉर्टेंट के पॉइंट्स बता दो, इसके डिफरेंट बिजनेस सर्विसेज के टाइप्स बता दो, एक्सपोर्ट का प्रोसीजर बता दो, तो डायरेक्ट क्वेश्चंस आते थे, क्वेश्चन पूछा है, धड़ाधड़ हमने यहाँ पे पॉइंट्स और आंसर लिखे, मार्क्स हमें यहाँ पे मिल गए। केस स्टडी स्पेशल टाइप ऑफ क्वेश्चंस होते हैं जहां पे एक पर्टिकुलर टॉपिक को एक पर्टिकुलर सिचुएशन में कन्वर्ट किया जाता है कि मान के चलो अगर ऐसी सिचुएशन हो तो हमें क्या करना है, मान के चलो इस सिचुएशन में हमें कोई कंसेप्ट यूज करना है तो वो कौन सा कंसेप्ट है। तो इसीलिए कुछ चीजें हैं केस स्टडी के बारे में जो मैं चाहूंगी कि आप अच्छे से सुनो, जानो और समझो, वरना क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में ट्रस्ट में बड़ी दिक्कत आएगी, भले साल भर निकल जाए। ठीक है, तो ऐसे लग रहा है ना कि यार ये सब क्या चल रहा है मैम, ये सब तो हमें पता है, तो बेटा ये गलतफहमी में आपको नहीं रहना है दोस्त। ठीक है, सबसे पहले बेटा जब आप केस स्टडीज को अटेम्प्ट करते हो, अच्छा कुछ स्टेट बोर्ड के बच्चे यहाँ पे होंगे जो कहेंगे कि मैम हमें तो हमारे पेपर में केस स्टडीज आते ही नहीं है, और आप बिल्कुल सही कह रहे हो, बट फिर भी केस स्टडीज को जानना या इनको पढ़ना आपके लिए जरूरी है क्या? सच कहूं तो इसके पीछे उतना टाइम मत डालना जितना सीबीएसई के बच्चों को डालना है, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड में बिजनेस स्टडीज में 50% ऑफ द पेपर 40 मार्क केस स्टडीज के फॉर्म में आते हैं, चाहे वो फिल इन द ब्लैंक्स हो, चाहे 3 मार्क क्वेश्चन हो, 4 मार्क हो या 6 मार्क्स की केस स्टडीज हो। स्टेट बोर्ड में केस स्टडीज उतने नहीं पूछे जाते, बट फिर भी ये केस स्टडीज क्या होते हैं समझना, और अगर आप इसको सॉल्व कर पा रहे हो ना तो वो एक प्रूफ हो जाता है कि कंसेप्ट आपके लिए 100% क्लियर है। कल उठ के अगर आप कोई भी मैनेजमेंट सब्जेक्ट में अंडर ग्रेजुएशन करते हो, बीएमएस करते हो, बीबीए करते हो, आगे जाके एमबीए करते हो, आगे जाके कॉर्पोरेट लाइफ में जॉब करते हो, तो ये केस स्टडीज ना बहुत मायने रखती है। ठीक है, चलिए केस स्टडीज की बात करें तो सबसे पहले कोई भी केस स्टडी अटेम्प्ट करने के पहले कंसेप्ट क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे होती है। अगर आपने कोई चैप्टर या कोई टॉपिक नहीं पढ़ा है उसके ऊपर केस स्टडी सॉल्व करने जाओगे आप नहीं कर पाओगे, तो आपका ना कंसेप्ट 100% क्लियर होना जरूरी है, तभी आप केस स्टडीज को सॉल्व कर पाओगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, जब भी आप केस स्टडीज को अटेम्प्ट करो तो रिवर्स अप टेक्निक होती है। क्या होती है? रिवर्स अप टेक्निक, उसका इस्तेमाल करिए। मतलब क्वेश्चन पहले पढ़िए, ठीक है, सबसे पहले आपको यहाँ पे क्वेश्चन रीड करना है जो हमेशा केस के अंत में होता है, लास्ट में होता है, और उसके बाद आपको केस रीड करना है जो स्टार्टिंग ऑफ द क्वेश्चन हमेशा होता है, तो इसको रिवर्स अप, उल्टा जाना है, नीचे से ऊपर आपको यहाँ पे जाना है। ठीक है, थर्ड इंपॉर्टेंट चीज, क्वेश्चन सही से आंसर करने के लिए कुछ कीवर्ड्स होते हैं जहां पे हिंट्स होते हैं कि क्वेश्चन का आंसर एग्जैक्टली क्या हो सकता है, तो ये कीवर्ड्स को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मोस्ट ऑफ द केसेस में जब भी मैं केस स्टडी सॉल्व कराती हूँ, कुछ ऐसे टॉपिक्स कराती हूँ जिसके ऊपर केस स्टडीज बनकर आते हैं, मैं लिटरली आपको कीवर्ड्स है ना लिख के देती हूँ कि भाई ये शब्द अगर आ गया ना तो समझ लेना प्लानिंग है, ये शब्द अगर आ गया ना तो समझ लेना डायरेक्टिंग है। मैं ये कीवर्ड्स लिटरली आपको लिस्ट बनाकर लिखकर देती हूँ। ठीक है, तीन ही टेक्निक है, कोई इसमें रॉकेट साइंस या बहुत डिफिकल्ट या डर लगना चाहिए केस स्टडी के पहले, भाई ये ना लोग डराएंगे, बट तुम्हें डरना नहीं है क्योंकि तुम्हारे पास मेरा साथ है। ठीक है, तो साथ मिलकर केस स्टडीज को बाबू अपन एकदम ना हलवा बना देंगे, याद रखना। ठीक है, चलिए सबसे पहले केस स्टडी के ऊपर जाते हैं। टेक्निक नहीं भूलना है, सबसे पहले कोई भी केस स्टडी अगर सॉल्व करोगे रिवर्स अप टेक्निक अपनाओगे, ये आपका यहाँ पे क्वेश्चन है, ये आपका यहाँ पे केस है, तो पहले बेटा हम क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद हम केस को यहाँ पे रीड करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन कहता है आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव आउटलाइंड अबव। तो क्वेश्चन में क्या बोला है कि इस केस में मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव गिवन है, कौन सा, उसको पहचानो और उसको एक्सप्लेन भी करो, आइडेंटिफाई भी करो और उसको एक्सप्लेन भी करो। जनरली ऐसी केस स्टडी 2 से 3 मार्क के लिए आ जाती है, 1 मार्क पहचानने का मिलता है, 2 मार्क उसका एक्सप्लेनेशन का मिलता है। ठीक है, अब केस है मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव के ऊपर, तो 3 ही मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव थे जो हमने लास्ट लेक्चर पढ़े थे, ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल एंड ह्यूमन। इन तीनों में से एक यहाँ पे मौजूद होगा, आपको पहचानना होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, केस के ऊपर आते हैं। केस कहता है बिकॉज देयर वाज नो कंसिस्टेंट सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन रूरल एरियाज, ब्राइटर पावर एस्टैब्लिश्ड अ प्लान टू मैन्युफैक्चर सोलर lights in a remote community. The company's revenue was sufficient to meet its cost and risk. Because the demand for lanterns was increasing on a daily basis, the company decided to raise production in order to generate more sales. Because there were very few work possibilities in that area, they opted to hire people from the adjacent villages. The corporation also chose to open schools and creches for the children of its employees.
तो यहाँ पे ना कुछ चीजें हैं जो इस कंपनी ने की है। सबसे पहले तो ऐसी विलेज या रूरल एरिया जहाँ पे बिजली नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं है, वहां पे उन्होंने सोलर लाइट्स बनाने का इनिशिएटिव लिया है कि भाई वहां पे भी रोशनी हो, बिजलियां वहां पे भी पहुंचे। ठीक है, सोलर लाइट्स बनाना एक समाज के लिए बेहतर काम करने के ऊपर हमने किया है। मतलब सोलर लाइट्स बनाने के पीछे एक तो कारण है कि हम यहाँ पे ग्रीन एनर्जी को प्रमोट कर रहे हैं, बिकॉज नॉर्मली जो इलेक्ट्रिसिटी का इंडिया में उत्पादन होता है वो कोयले का इस्तेमाल करके, कोल का इस्तेमाल करके किया जाता है। बट जब हम सोलर इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, वो क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी है जहाँ पे हम सोलर रे, सनलाइट का इस्तेमाल करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये चीजें एनवायरमेंट को ध्यान में रखते हुए की जाती है। मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे सोलर लाइट एक सोशल ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस में आ गया। अच्छा, दूसरी चीज उन्होंने बोला रेवेन्यू वाज सफिशिएंट टू मीट द कॉस्ट। रेवेन्यू उतना था कि खर्चा निकल रहा था, तो उतना कमाना कि मेरा खर्चा निकल जाए, बाबू उसको हम यहाँ पे क्या कहते हैं? उतना कमाना कि मेरा खर्चा निकल जाए, उतना कमाना कि मेरा खर्चा निकल जाए, उसको हम यहाँ पे क्या कहते हैं? बताइए जरा। सर्वाइवल। और सर्वाइवल कौन से कैटेगरी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स में आता है? वेरी गुड, वेरी गुड, दैट इज ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो यहाँ पे दो चीजें तो आपको पता चल गई कि एक यहाँ पे उन्होंने सोशल ऑब्जेक्टिव की बात की है, दूसरा उन्होंने यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव की बात की है। अगर मैं प्रोसीड करूं तो आगे उन्होंने जनरेशन ऑफ मोर सेल्स, मतलब रेवेन्यू बढ़ाने की बात की है। मतलब मैं यहाँ पे प्रॉफिट की बात कर रही हूँ, अगेन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में आ जाता है। ठीक है, उसके बाद उन्होंने कहा टू हायर पीपल फ्रॉम एडजेसेंट विलेजेस, आजू बाजू के जो गांव है जहां पे रोजगार नहीं है, वहां से लोगों को यहाँ पे रोजगार देना, नौकरियां देना। तो ये अगेन मैंने सोशल ऑब्जेक्टिव की बात की है। ठीक है, लास्ट स्टेटमेंट कहता है द कॉर्पोरेट ऑल्सो चोज टू ओपन स्कूल्स एंड क्रेचेस फॉर द चिल्ड्रन ऑफ इट्स एम्प्लॉइज। तो स्कूल्स खोलना, क्रेचेस, क्रेचेस का मतलब क्या होता है? जैसे माँ बाप काम के ऊपर जाते हैं, काम पे जाता है। ठीक है, अब किसी का अगर छोटा सा बेबी है, 6 महीने का है, 1 साल का बच्चा है, तो उसका क्या करेंगे? उसको कहाँ किसके भरोसे छोड़ेंगे? तो ऐसे ऑफिस में ना क्रेचेस फैसिलिटी होती है। ठीक है, जहां पे माँ बाप अपने बच्चे को एक केयरटेकर के अंदर छोड़ सकते हैं, वहां पे प्रॉपर सिक्योरिटी, सीसीटीवी कैमरास, केयरटेकर्स होते हैं, बीच बीच में ऑफिस के फ्री टाइम में जाके उसको मिल सकते हैं। तो ये फैसिलिटी होती है, बट ये किसके लिए है? ओनली फॉर द एम्प्लॉइज ऑफ द कंपनी। ठीक है, तो यहाँ पे ना उन्होंने देखा जाए तो तीनों के तीनों ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट जो है हाईलाइट किए हैं या फुलफिल किए हैं। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव बेटा जो उन्होंने यहाँ पे फुलफिल किया है, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव जो उन्होंने फुलफिल किया है वो है आपका यहाँ पे सोशल ऑब्जेक्टिव। ठीक है, याद रखना क्वेश्चन में क्लियरली गिवन था आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन, लेकिन 3 मार्क का क्वेश्चन है तो एक एक पैराग्राफ, 4 पैराग्राफ का एक्सप्लेनेशन नहीं लिखना है, 2 से 3 लाइन का एक्सप्लेनेशन काफी है। ठीक है, सोशल ऑब्जेक्टिव और आप इसका एक्सप्लेनेशन किस तरीके से लिखोगे? इट फोकसेस ऑन the benefit and welfare of the people and overall society। ठीक है, इस तरीके से इसका 3 से 4 लाइन में बस आपको एक्सप्लेनेशन लिखना है। एक आध दो एग्जांपल देना चाहते हो, समय अगर आपको मिल रहा है आप दे दीजिएगा। ठीक है, सेकंड ऑब्जेक्टिव जो हमने यहाँ पे पहचाना वो है आपका यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को ही यहाँ पे इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव कहा जाता है। तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव का भी आप यहाँ पे 2 से 3 लाइन में एक्सप्लेनेशन लिखोगे। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव ऑल्सो नोन एज इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव फोकस ऑन द बेनिफिट्स ऑफ द कंपनी। द 3 मेन ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स आर सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। इतना लिखा इनफ है। ठीक है, उसके बाद अब थर्ड कैटेगरी जो आपने यहाँ पे आइडेंटिफाई किया था वो है आपका यहाँ पे ह्यूमन ऑब्जेक्टिव। अब ह्यूमन ऑब्जेक्टिव को आपने इंडिविजुअल लिख दिया, पर्सनल लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगेन 2 से 3 लाइन में इसका एक्सप्लेनेशन लिखना है कि ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स फोकसेस ऑन द ओवरऑल वेलफेयर ऑफ द एम्प्लॉइज एंड द वर्कर्स दैट वर्क इन अ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन। एक आध दो एग्जांपल देना है, दे सकते हो। इसके लिए आपको 3 पॉइंट्स के लिए एक एक मार्क मिलेगा। हाफ मार्क आपको यहाँ पे मिलेगा ऑब्जेक्टिव आइडेंटिफाई करने के लिए, और उसका आप जो एक्सप्लेनेशन लिखोगे इसके लिए आपको यहाँ पे हाफ एंड हाफ मार्क मिलेगा। इस तरीके से इसकी मार्किंग स्कीम होती है। तो एक्सप्लेनेशन आधे मार्क का होता है, इसलिए 3 से 4 लाइन इसके लिए काफी है। क्लियर है बेटा सबके लिए? सबको समझ में आया क्या बेटा? केस स्टडी सबको समझ में आया? मैम 5 मार्क्स में कितना लिखे? अच्छा, केस स्टडी में ना अगर 5 मार्क का क्वेश्चन आता है, जनरली 5 मार्क का आता नहीं है। सीबीएसई में केस स्टडीज आती है या तो फिल इन द ब्लैंक्स एमसीक्यू में आएगी, या तो 3 मार्क, या तो 4 मार्क, या तो 6 मार्क। 5 मार्क्स के आपके क्वेश्चन ही नहीं होते। 6 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे ना तो डिपेंड करता है कितना पॉइंट्स है। जनरली 6 मार्क के क्वेश्चन में 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, और हर एक क्वेश्चन 2-2 मार्क का होता है। मल्टीपल क्वेश्चन होते हैं। आगे मैं 6 मार्क का केस स्टडीज कराऊंगी, आप समझ जाओगे। ठीक है, चलिए ओके, आगे जाते बेटा फिर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए रीड आउट कर देती हूँ, उसके बाद पहले आप इसका आंसर बताना, उसके बाद मैं आपके साथ इसको सॉल्व कर दूंगी, सिर्फ इसीलिए सो दैट आप भी समझ सको केस स्टडीज को कैसे सॉल्व करना है। कोई भी केस स्टडी आ जाए, भले 3 मार्क की हो कि 6 मार्क की, आपकी टेक्निक नहीं बदलेगी। सबसे पहले आप क्वेश्चन रीड करोगे। क्वेश्चन पूछता है, इज शिक्षा एफिशिएंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रीसीडिंग केस? एक्सप्लेन योर आंसर बाय प्रोवाइडिंग अ रेलेवेंट आर्गुमेंट, या तो इसको आप एक रेलेवेंट एक्सप्लेनेशन भी कह सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन बहुत सिंपल है। उन्होंने पूछा है कि भाई इस केस में ना हमने शिक्षा के बारे में बात की है, तो क्या जो शिक्षा है वो अपने काम में एफिशिएंट है कि नहीं है? ठीक है,
क्वेश्चन कहता है शिक्षा वर्क्स एज एन एक्सपोर्ट फर्म एज अ डिजाइनर अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ द ऑर्डर obtained by the export firm she must have 1500 units of denim jacket made within 25 days at a cost of 2500 per jacket। देखो 1500 जैकेट बनाने का है, वो उसका टारगेट है, बनाने का है 25 दिन में, ठीक है। ऑर्डर कंप्लीशन टाइम क्या है 25 दिन। एक जैकेट की कॉस्ट 2500 रुपए से ज्यादा नहीं जानी चाहिए। बट ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन में सिर्फ एफिशिएंसी की बात की है, तो तुम्हें इफेक्टिवनेस से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इफेक्टिवनेस के बारे में सोचने का ही नहीं है बाबू, तो टाइम मेरे लिए अभी मायने नहीं रखता, ठीक है। आगे बोला है शी इज एबल टू मीट हर टारगेट प्रोडक्शन इन 30 डेज बिकॉज इन ऑर्डर टू कंप्लीट द ऑर्डर इन 25 डेज शी वुड हैव मेड द वर्कर्स वर्क ओवरटाइम एज अ रिजल्ट द प्रोडक्शन कॉस्ट पर जैकेट मे हैव राइजन बाय 200 रुपीस। अब क्वेश्चन ये है इस केस में शिक्षा जो है एफिशिएंट है या नहीं है। एक बच्चा कह रहा है शी इज नॉट एफिशिएंट, नो एफिशिएंट, नॉट एफिशिएंट। कुछ बच्चे कह रहे हैं यस एफिशिएंट। अच्छा चलो एक काम करते हैं भाई, इधर ना यस नो यस नो यस नो बड़ा हो रहा है, तो मेरा बड़ा मन कर रहा है कि मैं पोल करा दूं, ठीक है। आपको यहाँ पे दो ऑप्शन ही दे रही हूं, एक वो यस शी इज एफिशिएंट एंड दूसरा ऑप्शन है नो शी इज नॉट एफिशिएंट, ठीक है। अब भाई बताओ एफिशिएंट है या फिर नहीं है। चलिए क्वेश्चन है बेटा बहुत सिंपल है, बट क्या हुआ ना हमने थोड़ी सी ना जल्दी आंसर देने में या फर्स्ट आंसर देने में थोड़ी सी घाई करी है, मेरे को ऐसा लग रहा है। यस नो मतलब बड़ा धर्म संकट ऐसे लग रहा है ना यहाँ पे, जैसे वो जंग छिड़ जाती है ना टग ऑफ वॉर वाली, यस नो वही हो रहा है भाई। 50-50 बटेगा ऐसा लग रहा है भाई, बंटवारा हो रहा है यहाँ पे यस नो में। अरे राम। चलो भाई, तो आ गई वो घड़ी जहां पे मैं सही जवाब बताकर है ना ये लड़ाई खत्म करवा दूं भाई, ठीक है। तो यहाँ पे अगर करेक्ट आंसर की बात करूं तो दैट इज ऑप्शन ए, यह शिक्षा इज एफिशिएंट। देखो 50% से ज्यादा बच्चों ने गलत जवाब दिया है, बट मेरी जिम्मेदारी है बताना कि भाई गलत जवाब इसको हम क्यों कहेंगे, आपने क्या गलती यहाँ पे करी है। तो केस को सही से ना पढ़ने की गलती ना बच्चा हमने यहाँ पे करी है। सेकेंड पैराग्राफ में चाहूंगी कि एक बार हम दोबारा इसको पढ़े। सेकेंड पैराग्राफ में कहा है शी इज एबल टू मीट द टारगेट प्रोडक्शन इन 30 डेज। उसको काम 25 दिन में करना था, लेकिन उसने यही काम करने के लिए 30 दिन लगाए। चलो समय ज्यादा लिया तो मैं कह सकती हूँ कि वो इफेक्टिव नहीं है। इफेक्टिवनेस मतलब क्या, काम को समय से पूरा करना, टी टी टाइम टाइम बताया था, तो वो इफेक्टिव नहीं है क्योंकि उसने काम में डिले कर दिया, 5 दिन ज्यादा ले लिए। लेकिन उसने क्या बोला कि मैंने ये 5 दिन ज्यादा क्यों लिए, क्योंकि अगर मुझे काम 25 दिन में करना था तो ऐसे केस में मुझे मेरे वर्कर से ओवरटाइम करवाना पड़ता और ओवरटाइम का पैसा देने की वजह से कॉस्ट जो है 200 रुपए से बढ़ जाता। मतलब एक जैकेट ना फिर 2500 में नहीं बन पाती, 2700 रुपए पर जैकेट कॉस्ट जाता। तो कॉस्ट को 2500 रखने के लिए मैंने 5 दिन एक्स्ट्रा लिए, तो उसने कॉस्ट तो 2500 ही रखा ना बाबू, मतलब एफिशिएंसी तो है ना, कॉस्ट तो टारगेट पूरा किया ना। सिंपल है। तुमने देखा कॉस्ट बढ़ गया 200 से, तुमने बोल दिया वो एफिशिएंट नहीं, बेचारी पे इल्जाम लगाए जा रहे हो भाई तुम। बताओ यार, इतना बढ़िया नाम है शिक्षा, तुम उसमें इल्जाम पे इल्जाम लगाए जा रहे हो। अगर वो 25 दिन में करती तो ये होता, बट उसने नहीं किया, उसने 30 दिन लिए, सो दैट कॉस्ट 2500 रुपए रहे, ठीक है। चलो भाई, सो यहां पे आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर होगा यस शिक्षा इज एफिशिएंट as she was able to complete the production of कितने जैकेट बनाने थे भाई, तो उसको यहाँ पे 1500 जैकेट बनाने थे, of 1500 units of denim jacket at 2000 rupees per unit cost। सिंपल सी बात है, इसीलिए मैं शुरुआत में बार बार बोल रही थी इफेक्टिवनेस मत देखना, टाइम मत देखना, उसका फर्क ही नहीं पड़ता है, सिर्फ कॉस्ट देखना। हाँ अच्छा, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है कि यस या नो बताओ और उसको अपने शब्दों में एक्सप्लेन करो, तो 2 से 3 लाइन का एक्सप्लेनेशन होना चाहिए। ऐसे नहीं लिखना है यस शी इज एफिशिएंट बिकॉज 2500 कॉस्ट शी कंप्लीटेड, ऐसा नहीं लिखने का बाबू। ऐसा गड़बड़ करोगे ना तो मार्क्स आपको आधे मिलेंगे। ये क्वेश्चन 3 मार्क का आएगा ना तो आपको 1.5 मार्क ही मिलेगा, समझा। तो 2 से 3 लाइन का एक्सप्लेनेशन लिखना है कि भाई साहब वो एफिशिएंट है क्योंकि जो उसको 1500 यूनिट ऑफ जैकेट बनाने का था 2500 रुपए में, वो उसने 1500 जैकेट 2500 में बना लिए, ठीक है। और अगर इफेक्टिवनेस की बात नहीं की है ना तो सोल्यूशन में भी इफेक्टिवनेस की बात कभी करने की नहीं। एक क्लियर है बेटा केस स्टडी सबके लिए, जल्दी से जल्दी बताना है, जल्दी से जल्दी बताना है। बुक में रॉन्ग आंसर है, ठीक है, मैं उसको करेक्ट करवा दूंगी, पक्का करेक्ट करवा दूंगी।
देखो तभी ना किताबें और गूगल गलती कर सकता है, बट जब तक आपके कंसेप्ट क्लियर है ना तब तक आप गलती नहीं कर सकते। ठीक है, चलो बढ़िया है। ठीक है, अब जाते हैं यहाँ पे ब्रीफ क्वेश्चन जो आज के लेक्चर में हमें यहाँ पे पढ़ने हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो आज हम देखेंगे दैट इज द इंपॉर्टेंस और द सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। पहली चीज तो क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन यहाँ पे क्या कहता है, एक ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट होना जरूरी है। हमने लास्ट लेक्चर में ये देखा था कि मैनेजमेंट ऑल परवेसिव है, हर जगह मौजूद है, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो, हॉस्पिटल्स हो, सोल प्रोप्राइटरशिप हो या फिर जॉइंट स्टॉक कंपनी हो। लेकिन ये मैनेजमेंट का हर बिजनेस में, हर ऑर्गेनाइजेशन में मौजूद होना इतना जरूरी क्यों है? तो इसका सबसे पहला कारण है कि मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स। देखो बेटा एक चीज को यहाँ पे समझो, गोल सेट करना ना बहुत आसान होता है। हमारी जिंदगी में भी काफी बार हमें टीचर्स या गुरुओं की जरूरत पड़ती है, इसीलिए नहीं क्योंकि हम अपना गोल सेट नहीं कर पाते, बट गोल सेट करने के बाद भी उसको पाना ना बेटा बड़ा मुश्किल होता है। और ये जो मैनेजमेंट होता है एक कंपनी को उसके गोल, उसको ऑब्जेक्टिव जो है उसको पाने में यहाँ पे मदद करता है। अब आप बोलोगे मैम कैसे? तो मान के चलिए कंपनी ने कोई गोल सेट कर दिया, लेट अस से कि फॉर एग्जांपल अगर एक ऑर्गेनाइजेशन है उसने यहाँ पे गोल सेट किया है to increase the production by 20% this year। ठीक है, तो लेटेस्ट हम साल में 1 लाख यूनिट्स प्रोड्यूस करते थे। मेरा इस साल का यहाँ पे गोल है कि मुझे एक साल में कम से कम 1,20,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करना है, क्योंकि ज्यादा बनाऊंगी तब तो ज्यादा बेचूंगी, तब तो ज्यादा कमाऊंगी। तो बेसिकली मेरा गोल है कि मुझे मेरे कंपनी का जो प्रोडक्शन है, हम जो भी प्रोडक्ट बना रहे हैं उसको इस साल 20% से बढ़ाना है, ज्यादा प्रोडक्शन यहाँ पे करना है। अब ये गोल अचीव करने के लिए हमें कुछ स्टेप्स लेने होंगे। पहली चीज तो हमें यहाँ पे प्लानिंग करनी होगी कि बाबा अगर हमें यहाँ पे प्रोडक्शन बढ़ाना है तो हम किस तरीके से अपने प्रोडक्शन को यहाँ पे बढ़ा सकते हैं। मशीन्स बदलने की जरूरत है, या लेबर्स और लाने पड़ेंगे, या रॉ मटेरियल और लाना पड़ेगा, या प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी, पूरा हमें यहाँ पे प्लान करना होगा। फिर हमारे प्लान के मुताबिक हमें यहाँ पे रिसोर्सेज ऑर्गेनाइज करने होंगे। रॉ मटेरियल ज्यादा लगेगा, लेबर ज्यादा लगेंगे, हो सकता है मशीनरी ज्यादा लगे, तो रिसोर्सेज हमें यहाँ पे इकट्ठा करने होंगे। फिर हमें हो सकता है कि एडिशनल स्टाफिंग की जरूरत पड़े। देखो बेटा ज्यादा चीजें बनानी है तो ज्यादा लोगों की भी तो जरूरत पड़ सकती है। फिर हमें लोगों को उनका काम बताना होगा, यहाँ पे उनको बताना होगा कि भाई कौन क्या काम करेगा। ठीक है, उसके बाद हमें कंट्रोलिंग की जरूरत पड़ेगी, जहां पे हम कॉन्स्टेंटली चेक करेंगे कि भाई साहब अगर साल का 1,20,000 यूनिट बनाने का है, मतलब महीने का 10,000 यूनिट बनाना है, तो क्या उस स्पीड से प्लानिंग के मुताबिक काम हो रहा है, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है। तो ये सारी चीजें कौन करता है? ये जो 5 फंक्शंस है ये किसके है? तो बेटा ये सारी चीजें एक कंपनी की मैनेजमेंट करती है। तो यहाँ पे ना बेटा जब भी एक कंपनी गोल सेट करती है, जब भी कंपनी ऑब्जेक्टिव सेट करती है, तो गोल को पाने के लिए जो भी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट निभाने होते हैं, जो भी प्लानिंग करनी है, रिसोर्सेज अरेंज करने हैं, सब कुछ कंपनी का मैनेजमेंट करता है। और इसीलिए कोई भी कंपनी में गोल्स अचीव करने में उसके जो मैनेजर्स है वो उनकी यहाँ पे मदद करते हैं। वो इंश्योर करते हैं कि वो लोगों से काम करवाए, वो इंश्योर करते हैं कि सभी लोग जो है टुवर्ड्स अ गोल काम करें, सभी लोग सिर्फ एक ही गोल को ध्यान में रखते हुए अपने काम को, अपनी चीजों को करें। ठीक है, सेकेंड पॉइंट ऑफ इंपॉर्टेंस कहता है कि मैनेजमेंट इंक्रीजेस एफिशिएंसी। अभी मैंने आपको एफिशिएंसी का मतलब यहां पे बता दिया था। बेटा एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है? तो एफिशिएंसी का मतलब होता है टू कंप्लीट द वर्क इन मिनिमम पॉसिबल कॉस्ट। कोई भी काम को कम से कम कॉस्ट में करना। अब मुझे अगर कोई भी काम कम से कम कॉस्ट में करना है तो मुझे ये ध्यान रखना होगा कि मेरे जो रिसोर्सेज है वो वेस्ट ना हो। तो ये ध्यान कौन रखता है? कौन ये देख रेख करता है कि सभी काम सही से चले, रिसोर्सेज की वेस्टेज ना हो, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हो? तो बेटा वो करते हैं कंपनी के मैनेजमेंट के लोग या कंपनी के मैनेजर्स। तो वो यहाँ पे देखते हैं कि सभी लोग रिसोर्सेज का सही इस्तेमाल करे, कोई भी व्यक्ति रिसोर्सेज को वेस्ट ना करे। अगर कोई व्यक्ति रिसोर्सेज को वेस्ट कर रहा है तो उसको ट्रेनिंग दी जाती है कि भाई तुम क्या गलत कर रहे हो, क्यों चीजें वेस्ट हो रही है, उसको ट्रेनिंग दी जाती है। और ये सभी चीज एक कंपनी की मैनेजमेंट करती है। क्लियर बेटा सबके लिए? क्लियर है बेटा सबके लिए? चलो भाई ओके ठीक है, आगे जाते बेटा फिर टू द नेक्स्ट पॉइंट, मैनेजमेंट क्रिएट्स अ डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, सबसे पहले ना डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन का मतलब समझना जरूरी है। डायनामिक का मतलब बता चुकी थी, ऐसी चीजें जो बदलते रहती है, समथिंग दैट इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। जैसे कि आपका क्लाइमेट कॉन्स्टेंटली बदलते रहता है, तो हमारा जो वातावरण है, क्लाइमेट है, वो डायनामिक है। ठीक है, बट जब मैं यहाँ पे कहती हूँ डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन, जब मैं यहाँ पे कहती हूँ डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन, तो बेटा डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन का मतलब यहाँ पे क्या होता है? ठीक है, डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है एन ऑर्गेनाइजेशन दैट इज able to adapt and adjust itself with changing business environment।
ठीक है, डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है? कोई भी ऐसा बिजनेस या ऐसी कंपनी या एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो अपने आप को बदलते वातावरण के मुताबिक बदल सकता है या अडेप्ट कर सकता है या एडजस्ट कर सकता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल बहुत ऐसे लोग होते हैं जो बदलती चीजों के साथ ना खुद को भी उन चीजों में ढाल देते हैं। जैसे मेरे परिवार में काफी ऐसे लोग हैं, बुजुर्ग है हमारे, जो ऐसे है ना कि बदलती चीजों के हिसाब से खुद भी बदल जाता है। आज हम अगर यहाँ पे स्नैकिंग आइटम्स या फास्ट फूड आइटम्स खाता है वो भी खा लेता है। आज हमने यहाँ पे वेस्टर्न कपड़े पहनना शुरू कर दिए, उन्होंने भी कर दिए। तो ये लोग ऐसे है ना जो बदलती चीजों के हिसाब से, बदलती सोच के हिसाब से खुद को भी बदल लेता है। तो सिमिलरली ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस को बनाना, देखो बेटा इसको करना ना इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि आप सालों से कोई चीज को करते आ रहे हो, अचानक से आपको वो चीज या वो आदत या वो तौर तरीका बदलना होता है तो वो मुश्किल होता है। लेकिन यहाँ पे मैनेजर्स की जिम्मेदारी होती है कि यहाँ पे आपके जो भी लोग हैं, ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन मैं चेंज कर दूंगी, रिपीट हो गया एक्सप्लेनेशन, बट मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ, ठीक है, चाहो तो मैं अभी कभी चेंज कर देती हूँ। चलो ठीक है, अभी क्या, इसको हम यहाँ पे चेंज कर देते हैं। चलो देखो, तब तक मेरे एक्सप्लेनेशन को यहाँ पे ध्यान से सुनो। अब जैसे हम एक सिंपल से एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं, लेट अस से कि आज की तारीख में कोई एक फैक्ट्री है जहाँ पे सालों साल से लोग काम कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं, पुरानी जमाने की तरकीबें है, पुराने जमाने की मशीन्स है जो इस्तेमाल करके यहाँ पे प्रोडक्शन होते जा रहा है। लेकिन हाल फिलहाल में ना उनकी कंपनी के जो सेल्स है, जो प्रॉफिट है, वो काफी यहाँ पे घट चुके हैं। तो जब उन्होंने पता करने की कोशिश की कि भाई ऐसा क्यों, पहले तो हमारा बिजनेस बहुत चलता था और आजकल कोई हमारा यहाँ पे प्रोडक्ट ही नहीं खरीद रहा है, तो उन्होंने इसको यहाँ पे समझने की कोशिश की। ठीक है, तो उनको पता चला कि अभी हुआ ऐसे है कि बाकी जो हमारे कॉम्पिटिटर्स है वो मॉडर्न तकनीकों का इस्तेमाल करके मॉडर्न प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। अब हम रह गए थोड़े से पीछे, हम अभी भी पुराने जमाने के प्रोडक्ट्स यहाँ पे बना रहे हैं, तो इसीलिए लोग हमारे प्रोडक्ट्स पसंद नहीं कर रहे हैं। तो उन्होंने ये ठान ली कि भले यहाँ पे कैपिटल इन्वेस्टमेंट लगे, मतलब हमें पैसा लगाना पड़े, हम भी नई मशीन यहाँ पे लेके आएंगे। नई मशीन तो लेके आ गए, लेकिन वर्कर्स ने बोला भाई हम ये मशीन पे काम नहीं करेंगे, जिंदगी में कभी देखा नहीं, जिंदगी में कभी इसके ऊपर काम किया नहीं, अब इस उम्र में हम नया काम, नई मशीन सीखे, मतलब सालों से ये चीज करते आ रहे, अब हम नहीं बदलेंगे। तो मैनेजर्स की जिम्मेदारी होती है इनको समझाना कि बदलाव क्यों जरूरी है, ये बताना कि इस बदलाव के कारण उनको और कंपनी को क्या फायदा होगा। ठीक है, तो यहां पे आपको एक चीज को समझ के चलना है, द मैनेजर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन हेल्प्स इन क्रिएटिंग अ डायनामिक organization by convincing the employees to accept and adapt to these चेंजेस। अच्छा, इसका एग्जांपल ना नोकिया नहीं हो सकता, क्योंकि नोकिया जो है ना यहाँ पे इन चीजों के हिसाब से अपने आप को बदल नहीं पाया था, एंड बिकॉज वो नहीं बदल पाया था ना, मार्केट से उड़ गया। इसका मैं बेस्ट मार्केट एग्जांपल दूं, रियल लाइफ वाला, तो इसका बेस्ट एग्जांपल है बाबू आज की तारीख में टाटा मोटर्स एंड महिंद्रा के लोगों को तक उन्होंने अपग्रेड कर दिया। मतलब आज से 5-7 साल पहले अगर आप टाटा की कार्स और महिंद्रा की कार्स की बात करते थे ना, तो एकदम पुराने जमाने की, वो एकदम एक ही मॉडल आता था, वही चलते जाता था, इंटीरियर्स में कोई मजा नहीं, कोई अपग्रेडेशन नहीं, उनकी डिजाइनिंग में कुछ ऐसा नया नहीं, क्योंकि इनकी कार्स ना होती थी बड़ी एकदम टफ। आज भी है टाटा और महिंद्रा की कार्स एकदम स्ट्रॉन्ग इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी रेटिंग, बट उस टाइम पे उनकी जो डिजाइनिंग हुआ करती थी ना, इतनी अच्छी नहीं हुआ करती थी। तो ज्यादातर लोग क्या करते थे, ये जो दूसरी ब्रांड्स है जैसे स्कोडा है या फिर आपकी फोक्सवैगन है, ठीक है, या आपकी हुंडई है या होंडा है, तो इसके ऊपर चले जाते थे। पर आज के तारीख में जब महिंद्रा ने V6 बनाया है, ठीक है, आज के तारीख में जब टाटा ने हैरियर और सफारी में जो अपग्रेडेशन किया ना भाई साहब, तुम अब इनको क्वेश्चन नहीं कर सकते कि भाई तुम्हारी गाड़ियों में मॉडर्नाइजेशन नहीं है। महिंद्रा ने तो लोगों भी अपग्रेड कर दिया बॉस। इसको कहते हैं जमाने के हिसाब से ना बॉस बदलना। मतलब इंडिया में ना हम राह देख रहे थे कब टेस्ला है, तो महिंद्रा ने बोला काहे उसको याद कर रहे हो, मैं तुमको इंडियन टेस्ला देता हूँ, क्या गाड़ी बनाई है बॉस, क्या गाड़ी बनाई है। दिस इज अडेप्टिंग एंड एडजस्टिंग योरसेल्फ विद द चेंजिंग बिजनेस एनवायरनमेंट। अब क्लियर है? चलिए ओके, आगे जाते बेटा फिर टू द नेक्स्ट, जो की है मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स एज वेल। अच्छा, पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स मतलब जो एम्प्लॉइज है ना उनकी ऑब्जेक्टिव्स की मैं बात कर रही हूँ। देखो बच्चा, कंपनी के खुद के गोल्स तो होते हैं, उनको सेल्स बढ़ाना है, उनको प्रोडक्शन बढ़ाना है, उनको प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ानी है, लेकिन जो लोग उस कंपनी में काम कर रहे होते हैं उनके भी तो ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स होते हैं। उनको भी अपने करियर में आगे जाना है, उनको भी इंक्रीमेंट चाहिए, सैलरी बढ़ाकर चाहिए, प्रमोशन चाहिए, भाई उनके भी तो कुछ गोल्स है ना। एक अच्छा मैनेजर वो होता है, मेरी बात ध्यान से सुनना, अ गुड मैनेजर is the one who focuses on achieving organizational goals as well as personal objectives of the
एम्प्लॉइज। अच्छा, वो ये करते कैसे हैं, तो मैं आपको यहाँ पे एक सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ। मान के चलिए कि कोई एक व्यक्ति है जो अपने करियर में आगे बढ़ना चाहता है, प्रमोशन चाहता है, मैनेजरियल पोजीशन पे जाना चाहता है। तो वो उसको बताते हैं कि देख भाई, सिर्फ काम करने से ना कुछ नहीं होगा। अगर आपको प्रमोशन चाहिए, हायर पोजीशन, मैनेजमेंट लेवल पे जाना है ना, तो आपको नई चीजें, नई स्किल्स, नई टेक्नोलॉजी, नई सर्टिफिकेशंस करने होंगे। तो आप ना एक काम करो, मंडे टू फ्राइडे तो ऑफिस रहती है, ऑफिस में एकदम मन लगाकर अच्छे से काम करो। आप ना सैटरडे संडे का एक वीकेंड कोर्स होता है, जैसे फॉर एग्जांपल प्रोजेक्ट मैनेजर सर्टिफिकेट होता है, ठीक है, पीएमपी जिसको हम कहते हैं। उसके अलावा एमबीएस होते हैं, जहाँ पे सैटरडे संडे से वीकेंड पे क्लासेस होकर एमबीए की डिग्रीज की जाती है। आप ये कोर्स कर लो, ये डिग्री कर लो, इससे आप करियर अपॉर्चुनिटी में आगे जा सकते हो, एआई सीख लो, ये सीख लो। मतलब उसको गाइड करते हैं कि आप यहाँ पे आपके जो पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स है, आपके खुद के लाइफ में जो एम्स एंड गोल्स है, वो आप किस तरीके से अचीव कर सकते हो जब आप ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को भी अचीव कर रहे हो। तो सिर्फ कंपनी का फायदा नहीं दिखता, वो अपने एम्प्लॉइज का भी करियर ग्रोथ, एम्प्लॉइज का भी करियर बेनिफिट यहाँ पे दिखता है। ठीक है, चलिए आगे जाते बेटा, फिर टू द नेक्स्ट, मैनेजमेंट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ अ सोसाइटी। देखिए बेटा, मैनेजमेंट जो है वो ऑब्वियसली कंपनी के गोल्स और प्रॉफिट बढ़ाने में तो मदद करते ही है, लेकिन एक अच्छा मैनेजमेंट वो होता है जो सामाजिक सेवा करके, मतलब सोसाइटी को जो एक जिम्मेदारी होती है टुवर्ड्स सोसाइटी, वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करके वो डेवलपमेंट ऑफ अ सोसाइटी में भी फोकस करता है। आज कितनी ऐसी कंपनीज है जिन्होंने छोटे छोटे गांव में फैक्ट्री सेटअप करके वहां पे रोड्स बनाए हैं, शौचालय बनाए हैं, स्कूल्स बनाए हैं, हॉस्पिटल्स बनाए हैं, और वो गांव का नक्शा बदल दिया है। तो यही होता है डेवलपमेंट ऑफ अ सोसाइटी, और अच्छा मैनेजमेंट इस सोसाइटी के डेवलपमेंट में भी उनकी मदद करता है, उनको अच्छे क्वालिटी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज तो देता ही है, साथ ही साथ उनको रोजगार देता है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कराता है, और ऐसे एरियाज को डेवलप करने में, हमारी सोसाइटी को डेवलप करने में मदद करता है। ठीक है, चलिए आगे जाते बेटा, फिर टू द नेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले मैं यहाँ पे डाउट चेक कर लेती हूँ। ओके, सबसे पहला डाउट है, इस मैनेजमेंट हेल्प्स इन डिसिप्लिन, मतलब मैनेजमेंट डिसिप्लिन अचीव करने में भी मदद करता है? तो यस, इसका जवाब है हाँ। ठीक है, मैनेजमेंट का जो पांचवा फंक्शन है दैट इज कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग में हम ऑर्डर एंड डिसिप्लिन के ऊपर भी फोकस करते हैं, मतलब हमारे ऑफिस में सब कुछ सिस्टमैटिक हो, सभी लोग नियमों का पालन करें, सभी लोग सिस्टमैटिकली डिसिप्लिन के साथ काम करें, ये भी मैनेजमेंट देखता है। तो यस, मैनेजमेंट ऑल्सो हेल्प्स इन अचीविंग डिसिप्लिन इन एन ऑर्गेनाइजेशन। मैम रिपीट फर्स्ट पॉइंट, ठीक है, मैं रिपीट कर देती हूँ। फर्स्ट पॉइंट इफ आई एम नॉट रॉन्ग था, मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स। ठीक है, देखो बेटा, ग्रुप गोल्स मतलब कंपनी ने जो गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पे सेट किए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ कंपनी के गोल्स होते हैं, हमें अपना सेल्स बढ़ाना है, कुछ कंपनी कहती है हमें अपना मुनाफा बढ़ाना है, कुछ कंपनीज कहती है कि हमें और नए देशों में अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करना है। तो मैनेजमेंट इस गोल को अचीव करने में मदद करती है। हमारा जो भी गोल है वो पाने के लिए हमें क्या करना होगा, कब करना होगा, किन चीजों की जरूरत पड़ेगी, क्या हमारा प्लान होगा, कैसे उसको फॉलो करेंगे, ये सारी चीज मैनेजमेंट सोचती है और उसके ऊपर काम करती है, जिससे कंपनी के गोल्स यहाँ पे अचीव हो पाते हैं। ठीक है, चलिए ओके। मैम महिंद्रा स्कॉर्पियो की इतनी सेफ्टी रेटिंग नहीं है। जिवेश, मैं यहाँ पे ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि महिंद्रा की हर कार या टाटा की हर कार यहाँ पे सेफ है, बट आज से 10 साल पहले महिंद्रा की कौन सी कार्स आती थी और टाटा की कौन सी कार्स आती थी वो देखो, और आज के तारीख में उनकी कार्स की डिजाइनिंग, उनकी कार्स की सेफ्टी रेटिंग, स्ट्रेंथ, उनकी इंटीरियर्स, ये देखो, उन्होंने अपने आप को ना बेटा बहुत अपग्रेड किया है। ठीक है, आई एम नॉट अ फैन ऑफ एनी ब्रांड, मतलब मैं किसी को प्रमोट नहीं कर रही हूँ, बट अगर इन ब्रांड से मेहनत करके खुद को अपग्रेड किया है, काफी खुद में बदलाव लाया है, तो बोलने वाली बात है, क्योंकि वो एग्जाम्पल है। ठीक है, चलिए मैम रिपीट द फोर्थ पॉइंट। ठीक है, अभिषेक और गौरव का सेम डाउट है, रिपीट द फोर्थ पॉइंट, तो हम लोग फोर्थ पॉइंट इनके लिए यहाँ पे रिपीट कर देते हैं। ठीक है, फोर्थ पॉइंट था मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स एज वेल। अच्छा, इसके ऊपर ना डाउट तो सॉल्व करती हूँ, साथ ही साथ एक रियल लाइफ चीज भी मैं आपको बताती हूँ। काफी बार क्या होता है मालूम है, जब हमारा ग्रेजुएशन पूरा हो जाता है, अभी 12वीं पूरी करोगे, 12वीं के बाद आप ग्रेजुएशन तो करोगे, कोई बीकॉम ऑनर्स, कोई बीबीए, कोई बीएमएस, कोई ना कोई कोर्स तो यहाँ पे करेगा। कोर्स कंप्लीट करने के बाद हमें डिफरेंट कंपनी से ऑफर्स भी आता है। अब काफी बार ऐसे होता है कि आपके पास 2-3 कंपनी से ऑफर आ गए, 2-3 कंपनी में आपका सिलेक्शन हो गया, तो हम कौन सी कंपनी में जाएंगे, हम जनरली सिलेक्ट करते हैं कि कौन हमको ज्यादा पैसा या ज्यादा पैकेज दे रहा है। ठीक है, बट मैं बच्चों को क्या कहती हूँ मालूम है, कि अगर शुरुआत में, मतलब आपका ग्रेजुएशन होगा तभी आप हार्डली 21 साल के रहोगे, तो 21 साल की उम्र में आपके ऊपर ज्यादा जिम्मेदारियां शायद ना हो। हाँ, ऐसे भी बच्चे हैं जिनके ऊपर अपने घरों की, अपने माँ बाप की जिम्मेदारी है, तो उनके लिए चॉइसेस में भी अलग हो सकती है। बट अगर आपके लिए मुमकिन हो तो कभी भी नौकरी को यहाँ पे कौन ज्यादा पैसा दे रहा है उसके बेसिस पे चूज ना करना। शुरुआत के 2 से 4 साल वहां पे काम करना जहां पे आपको सबसे ज्यादा सीखने मिले। हम कभी भी अगर एक कंपनी में जाते हैं नौकरी करने के लिए, तो वो हमारे लिए स्लेवरी नहीं है, मतलब हम उनके गुलाम नहीं है कि वो हमको ऑर्डर ठोकेंगे और हम काम करेंगे, सिर्फ वो नहीं है। हम वहां पे सीखने जाते हैं, खुद को इंप्रूव करने के लिए, खुद को बदलने के लिए, खुद के करियर में आगे बढ़ने के लिए हम वहां पे जाते हैं। तो ये हमारे गोल्स होते हैं, और इसी को पूरा करने के लिए मैनेजमेंट हमारी मदद कर सकता है, वो हमें गाइड कर सकता है कि आप अपने करियर में कैसे आगे जा सकते हो, वो हमें नई नई स्किल्स, नई नई टेक्नोलॉजी सिखा सकता है, जो सीखकर मैं अपने करियर में आगे बढ़ सकूं। तो इसी को हम कहते हैं मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स एज वेल। ठीक है, चलिए मैम ये वाला वापस बता दो। हसन बेटा एक रिक्वेस्ट है, प्लीज पॉइंट मेंशन करिया करिए, तो मेरे लिए ज्यादा डाउट सॉल्व करना आसान होता है। अच्छा, फोर्थ पॉइंट ही है जो कि मैं अभी अभी बता चुकी हूँ। ठीक है, ओके, पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स डन, पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स डन। मैम जैसे मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स है, इसके नीचे में जो लिखा रहता है वो क्या है, वो उसका एक्सप्लेनेशन है। अब आप अगर मान के चलो आपको ब्रीफ क्वेश्चन आ जाता है कि भाई कोई भी 3 पॉइंट ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट लिखो विद एक्सप्लेनेशन, तो पॉइंट को आपको 4 से 5 लाइन में एक्सप्लेन करना है, वो वही उसका एक्सप्लेनेशन है।
मैम बीएसटी के नोट्स कहाँ से बनाए? लेक्चर से बनाओ। लेक्चर अटेंड करते हो ना, लेक्चर के बाद चीजों को पढ़ो और फिर खुद की लैंग्वेज में खुद के पॉइंट्स में नोट डाउन करो, ठीक है। एनसीईआरटी रेफर करो या पीडब्ल्यू के नोट्स रेफर करो या पूनम गांधी करो, तीनों में से कुछ भी कर सकते हो। बट कोई भी एक बुक जब आप चूज करते हो तो बस उसको बदलना नहीं है, साल भर उसको रेफर करना है। कौन सी बुक आपको आसान लगती है आप वो रेफर कर सकते हो, ठीक है। मैम व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पर्सनल एंड सोशल ऑब्जेक्टिव? पर्सनल ऑब्जेक्टिव मतलब मैं एज एन एम्प्लॉय अपनी जिंदगी में क्या पाना चाहती हूँ। सोशल ऑब्जेक्टिव मतलब समाज की सेवा, जहां पे हम समाज के अच्छे के लिए या बेनिफिट के लिए या भलाई के लिए क्या काम कर रहे हैं, दैट इज सोशल ऑब्जेक्टिव, ठीक है। मैम क्या हम ये क्लास नोट्स एग्जाम में लिख सकते हैं? बिल्कुल मनु, आप लिख सकते हो। यहाँ पे ये जो एक्सप्लेनेशन है या बिल्कुल अपने एग्जाम में लिख सकते हो, ठीक है। हमारा प्रो बैच क्यों नहीं स्टार्ट हो रहा है? उसमें हिंदी, कंप्यूटर साइंस, एंटरप्रेन्योरशिप जैसे सब्जेक्ट डिस्क्रिप्शन में पढ़ने के लिए है। ओनली बुक मिले हैं, उसमें भी इको की रिविजन भी नहीं मिली। अच्छा, चुलबुली दुबे जी, असल में भी लगता है बड़े ही चुलबुल हो। पहली चीज तो बेटा चीजें समझना जरूरी होता है बिफोर आप किसी के ऊपर कोई भी चीज ब्लेम करो, ठीक है। हम जब प्रो बैच और नॉर्मल बैच आपको बताते हैं, हम क्लियरली बता देते हैं कि लेक्चर्स, रिकॉर्डिंग, क्लास नोट्स ये दोनों बैचेस में सेम जाएंगे। प्रो बैच के बच्चों को कुछ एक्स्ट्रा चीजें मिलती है, जैसे नॉर्मल बैच में आपको किताबों का सिर्फ पीडीएफ वर्जन मिलता है, तो प्रो बैच में हार्ड कॉपीज ऑफ द बुक आपके घर पे आ जाती है, ठीक है। उसके अलावा आपको मेंटरशिप सेशंस मिलता है, जहां पे आपको आपके टॉपर्स गाइड करते हैं कि एग्जाम में कैसे टॉप करना चाहिए। अब पहला पहला चैप्टर शुरू हुआ है, उसके तीसरे क्वेश्चन पे आप आए हो, उसमें आपको टॉपर अगर बता भी दे तो आप चीजें समझ नहीं पाओगे। तो पहले थोड़े चैप्टर कंप्लीट करना जरूरी है, पढ़ना, टेस्ट देना जरूरी है, तब तो समझोगे ना भाई। नेक्स्ट हम सब्जेक्टिव टेस्ट कंडक्ट करते हैं, राइट। बट सब्जेक्टिव टेस्ट कंडक्ट करने के लिए पहले थोड़ा सिलेबस तो कंप्लीट करूं कि बिना चैप्टर शुरू करे टेस्ट कंडक्ट करूं, है ना। तो पहले थोड़ा सिलेबस कंप्लीट होगा, तब तो हम सब्जेक्टिव टेस्ट लेंगे, फिर वो पेपर लेके आपको करेक्ट करके देंगे, तब तो कर पाएंगे। तो बेटा प्रो बैच को एक्स्ट्रा फीचर्स मिलेंगे, बट वो शुरू होने के लिए भी समय है। लेक्चर्स तो बेटा पढ़ाऊंगी तो सबको सेम ही ना, है कि नहीं। बाबा रे बड़ी चुलबुली है ये। एक थे वो चुलबुल पांडे जी, वो भी हमेशा ऐसे डिशक्याओं करने तैयार रहते थे, और एक है हमारी ये दूसरी चुलबुली जी, वो भी ऐसे डिशक्याओं करने के लिए तैयार है। जान लोगे इस बच्चे की, ठीक है। मैनेजमेंट है साइंस बाय प्रत्युष, क्वेश्चन पे आ जाओ, बता दूंगी। ओके ओके, खुशहाल माथ्यू, आपके डाउट के ऊपर जनरल डाउट है। मैम प्लीज रिपीट, मैनेजमेंट क्रिएट्स अ डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। बता देती हूँ, मैनेजमेंट क्रिएट्स अ डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है बेसिकली जब भी बदलाव आता है, जैसे टेक्नोलॉजी बदलती है, प्रोडक्शन की तरकीबें बदलती है, तो ये बदलाव है ना, काफी बार हमारे एम्प्लॉइज उसको एक्सेप्ट नहीं करते। वो कहते हैं भाई हम तो नहीं बदलेंगे, हम तो जैसे थे वैसे ही है, ठीक है, हम तो ऐसे है भैया, ठीक है। तो भाई इनका जो खराब दिमाग होता है ना कि हम ये क्यों करें, हम तो नहीं बदलेंगे, हम तो ऐसे ही चलेंगे, हम तो यही सोचता है, इसको बदलने में, इसको सही करने में मैनेजमेंट मदद करता है, उनसे बदलाव को अपनाने के लिए यहाँ पे कन्विंस करता है, और एक डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन मतलब जो बदलाव के हिसाब से खुद को बदल सके वैसा ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करने में मदद करता है, ठीक है। चलिए बिफोर और कोई हम पे ऐसे बंदूक तान दे, उसके पहले हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, जो कि है आपका यहाँ पे नेचर ऑफ मैनेजमेंट। अच्छा, नेचर ऑफ मैनेजमेंट बेसिकली क्वेश्चन ऐसा है जहां पे हम मैनेजमेंट को तीन इंपॉर्टेंट डिसिप्लिन दैट इज साइंस, आर्ट एंड प्रोफेशन से कंपेयर कर रहे हैं। हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि मैनेजमेंट एक साइंस है, मैनेजमेंट एक आर्ट है, या फिर मैनेजमेंट एक प्रोफेशन है। ये समझने के लिए एक सिंपल सी टेक्निक का इस्तेमाल किया गया है। सबसे पहले अगर हम मैनेजमेंट एज अ साइंस की बात करें, तो हमने ऐसे फीचर्स लिए हैं जो साइंस में मौजूद है, और ये देखा है क्या यही फीचर्स मैनेजमेंट में मौजूद है या नहीं। अगर मान के चलो साइंस में जो फीचर्स है वही सेम टू सेम फीचर्स मैनेजमेंट में है, मतलब दोनों सेम है, मतलब मैनेजमेंट एक साइंस है, ठीक है। क्वेश्चन कराऊंगी तब और आसानी से इसको यहाँ पे समझ जाओगे, तो इसीलिए हम सबसे पहले शुरू करते हैं बाय कंपेयरिंग साइंस एंड मैनेजमेंट। मतलब हमें ये देखना है कि क्या मैनेजमेंट साइंस है या फिर नहीं है, ठीक है। साइंस की अगर हम बात करें तो साइंस एग्जैक्टली क्या है, तो बेटा जब भी आप साइंस की बात करते हो ना, तो साइंस एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ इंफॉर्मेशन है। मतलब साइंस में हम बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस, मॉलिक्यूल्स, कंसेप्ट्स, ठीक है, एक्सपेरिमेंट्स, ये चीजें हम यहाँ पे पढ़ते हैं। ये किताबें बनाई गई है, ये जो लॉज बनाए गए हैं जैसे कि लॉ ऑफ ग्रेविटी, तो ये जो चीजें बनाई गई है बेटा, वो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद, उनका रिजल्ट देखने के बाद ये चीजें किताबों में बनाकर आपको दी है, जिसको आप यहाँ पे पढ़ते थे, बराबर है। सिमिलरली अगर मैं साइंस की बात करूं तो उसका एक यूनिवर्सल वैलिडिटी होता है। मतलब क्या, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम वाटर का केमिकल फॉर्मूला कहें, तो वाटर का केमिकल कंपोजिशन है H2O, मतलब 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन कंबाइंड टुगेदर फॉर्म्स वाटर। तो ऐसे केस में H2O इंडिया में वाटर है, बट अगर यूएसए, यूके, जापान, चाइना कहीं की भी बात करो तो हर जगह पे वाटर का जो केमिकल फॉर्मुलेशन है सेम है। H2O वाटर है, O2 ऑक्सीजन है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है, यही है ना। मतलब ये है कि अगर साइंस का कोई भी थ्योरी, कोई भी लॉ, कोई भी मॉलिक्यूलर फॉर्मुलेशन लोगे, वो दुनिया भर में स्टैंडर्ड है। लॉ ऑफ ग्रेविटी दुनिया भर में स्टैंडर्ड है। हाँ, अगर आप चांद पे चले गए तो अलग बात है, बट डिफरेंट कंट्रीज में वो सेम होगा ना। तो इसीलिए साइंस में यूनिवर्सल वैलिडिटी होती है, मतलब वो हर जगह सेम होता है, वो बदलता नहीं है। अगर आप 2 एक्सपेरिमेंट्स करोगे इन 2 डिफरेंट प्लेसेस अंडर कंट्रोल कंडीशन, तो उसका रिजल्ट आपको हर जगह सेम ही आएगा बाबू। तो इसीलिए यहाँ पे साइंस यूनिवर्सल वैलिडिटी होता है। बट अब हमें ये देखना है कि साइंस के जो कुछ फीचर्स है, क्या वही फीचर्स मैनेजमेंट में मौजूद है क्या। जैसे फॉर एग्जाम्पल साइंस का पहला फीचर है सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। साइंस के आज तक कोई भी अगर लॉ लिखा गया, साइंस का अगर आज तक कोई भी थ्योरी बनाई गई बाबू, हर एक चीज है ना बहुत सारी रिसर्च के बाद बनाई गई है।
ये जो ऐसे हम कहते हैं ना, ये लॉ ऑफ ग्रेविटी की एप्पल सर पे गिरा और लॉ ऑफ ग्रेविटी बना, ऐसा ऐसा कहानी में असल में नहीं है भाई। मतलब ऐसा नहीं था कि मेरे सर पे ऐसे एप्पल गिरा ठुडुम और मैंने बोला ए लॉ ऑफ ग्रेविटी। भाई उसके पीछे सालों साल रिसर्च लगी, उसके बाद वो लॉ ऑफ ग्रेविटी यहाँ पे बना, उसको प्रूव किया गया था थ्योरी में, बराबर है। बस एप्पल गिरा तो लॉ ऑफ ग्रेविटी नहीं था वो। कहने का मतलब ये है कि साइंस में जो भी यहाँ पे नियम बने, मतलब लॉज बने हैं या जो भी केमिकल फॉर्मूलाज बने हैं, वो यहाँ पे बहुत सारे रिसर्च, बहुत सारे एक्सपेरिमेंटेशन के बाद बनाए गए हैं, ठीक है। बट अगर मैं मैनेजमेंट की बात करूं ना, तो मैनेजमेंट के भी कुछ प्रिंसिपल्स है। चैप्टर नंबर 2 ही है आपका प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। अब इनमें जो प्रिंसिपल्स है, कुछ प्रिंसिपल्स बनाए हेनरी फ्योल ने, कुछ प्रिंसिपल्स बनाए एफडब्ल्यू टेलर ने। लेकिन ये प्रिंसिपल्स भी बनाने के लिए इन्होंने बहुत सारे रिसर्च, बहुत सारे एक्सपेरिमेंटेशन किए, उसके बाद ये प्रिंसिपल्स बने और आज आपकी किताबों में है, जिसको आप पढ़ते हो। तो सेम ये साइंस की तरह है कि भाई इसके भी कुछ प्रिंसिपल्स है, इसके भी कुछ लॉज है, और ये बनाने के लिए बहुत सारा रिसर्च, बहुत सारा एक्सपेरिमेंटेशन, बहुत सारा यहाँ पे काम किया गया है, फिर इनको आपकी किताबों में दिया गया है। तो इसलिए पहला वाला जो फीचर है, आप कह सकते हो इज प्रेजेंट इन मैनेजमेंट। मतलब ये वाला जो फीचर है ना बाबू, ये मैनेजमेंट में भी सेम टू सेम है, मौजूद है, ठीक है। अब यहाँ पे सेकंड फीचर पे जाते हैं जो साइंस में मौजूद है, वो है प्रिंसिपल्स आर बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन। बहुत बार है ना, हम स्कूल में जब साइंस में कोई थ्योरीज पढ़ते थे, तो थ्योरीज को प्रूव करने के लिए कि इसमें अगर आप ये मिलाओगे तो ये होगा, ये डालोगे तो वो होगा, इसके लिए हम साइंस के लेबोरेटरीज में कुछ इस तरीके से एक्सपेरिमेंटेशन करते थे, और ये एक्सपेरिमेंटेशन करके हम एंड में इसको प्रूव करते थे, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि साइंस में जो भी यहाँ पे थ्योरीज बनाई गई है, उसके पीछे डिटेल्ड एक्सपेरिमेंटेशन किए गए हैं। और जब भी हम ये एक्सपेरिमेंटेशन करते थे, अब जैसे 4 जन है, 4 जन मिलकर अगर कोई एक्सपेरिमेंटेशन कर रहे हैं, सेम तरीका अपना रहे हैं, तो चारों का रिजल्ट सेम टू सेम आएगा, बराबर। ऐसा अगर आपका रिजल्ट सेम नहीं आया ना, मतलब सबका ऐसा लिक्विड पिंक हो गया बट आपका लिक्विड पिंक हुआ ही नहीं ना, मतलब आपने एक्सपेरिमेंटेशन में कुछ गड़बड़ कर दी और टीचर आपके मार्क काटेंगे बॉस। कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि साइंस में एक्सपेरिमेंटेशंस किए जाते हैं, और यही एक्सपेरिमेंटेशंस के ऊपर साइंस की थ्योरीज बनाई गई है। अगर ये एक्सपेरिमेंटेशन 100 लोग सेम तरीके से करे, तो इसका रिजल्ट भी 100 के 100 लोगों को सेम टू सेम आना है, ठीक है। मैनेजमेंट में थोड़ा सा एक यहाँ पे ट्विस्ट है। मैनेजमेंट में भी एक्सपेरिमेंटेशंस किए गए थे, उसके बाद ही उसके प्रिंसिपल्स बनाए गए थे, लेकिन ये जो एक्सपेरिमेंटेशंस है ना, इसका असर सब पे सेम कभी नहीं होता। इसका मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे बहुत बार होता है कि हम काम नहीं करते, पढ़ाई नहीं करते ना, तो हमें बड़ी डांट पड़ती है। अब घर में अगर आप 2 भाई बहन हो, आप बड़े भाई हो या छोटे भाई हो, या बड़ी बहन हो या छोटी बहन हो, मुझे पता नहीं है, बट जनरली क्या होता है मालूम है, घर में जो बड़ा व्यक्ति होता है ना, मतलब जो बड़ा भाई या बड़ी बहन होती है ना, उसको डांट का ना बड़ा असर हो जाता है। मतलब उसको डांट पड़ी, मार की तो बात ही छोड़ दो, वो तो जल्दी मार खाते ही नहीं, बट डांट पड़ गई ना, उसको बड़ा दिल पे चुभ जाता है, बुरा लग जाता है, और एक डांट से ना वो चीजों को कर लेते हैं, मान लेते हैं, सुधर जाता है। छोटा वाला जो होता है ना, उसको बचपन से डांट की ना आदत पड़ चुकी होती है, तो कितना भी आप डांट लो, ठीक है, एक मम्मी ऐसे ठम भी लगा देगी ना, तो 2 मिनट रोने के बाद वापस वहीं का वहीं आ जाएगा इंसान। ये होता है। कहने का मतलब क्या है कि 2 व्यक्ति का स्वभाव कभी सेम नहीं होता, कभी सेम नहीं होता। अब जैसे अगर मैं एक सिंपल आपको एग्जांपल दूं, जापान में ना ऐसे सोना अलाउड है कामों पे। जब आप ऑफिस में जाओगे ना, तो वहां पे ऐसे आपको बेड्स दिए गए होते हैं, या चेयर ही पूरी ऐसी सीधी हो जाती है, और आप ना लिटरली अपने काम के समय आपके ऑफिस में सो सकते हो। वो कहते हैं कि इससे ना व्यक्ति की प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। अब इंडिया में लोग चाहते हैं कि हम यही चीज करें, बट भाई इंडिया में लोगों का स्वभाव अलग है ना। अगर हम इनको कहें कि काम के वक्त सोना अलाउड है ना बेटा, तो वो सो जाएंगे और बस यही कहेंगे कि प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, कल काम करेंगे। भाई बड़ी दिक्कत है ये चीज यहाँ पे करने में। तो इसीलिए मैनेजमेंट में ये प्रिंसिपल मौजूद है, लेकिन पार्शियली, ठीक है। मतलब मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स भी यहाँ पे एक्सपेरिमेंटेशन पे मौजूद है, बट उसका रिजल्ट हर जगह सेम कभी नहीं आता, क्योंकि ये जो प्रिंसिपल्स है लोगों के बिहेवियर के ऊपर है, और सबका स्वभाव अलग अलग होता है, ठीक है। चलिए आगे जाते बेटा, फिर टू द नेक्स्ट। ऐसे ये उसी का एग्जांपल, ये जापान वाला, ये रियल फोटो है जापान का, ठीक है। ये उसी का एग्जांपल मैंने यहाँ पे दिया हुआ है कि यहाँ पे ये जो साइंस के प्रिंसिपल्स होते हैं बेटा, इनकी यूनिवर्सल वैलिडिटी होती है। साइंस के एक्सपेरिमेंटेशंस को आप कहीं पे भी करो, मतलब आप इंडिया में करो, यूएसए में करो, यूके में करो, जापान में करो, चाइना में करो, कहीं पे भी सेम एक्सपेरिमेंटेशन करोगे, सेम रिजल्ट आएगा। बट ये चीज मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स के साथ कभी नहीं हो सकती। सेम एक्सपेरिमेंटेशन डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट रिजल्ट देगा। हो सकता है कि जापान में हम काम पे अगर सोना अलाउड करें तो उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए, बट इंडिया में अगर हम ये करें ना, तो लोगों की प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी, क्योंकि लोग काम ही नहीं करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि यूनिवर्सल वैलिडिटी साइंस में होती है, बट मैनेजमेंट में ये यूनिवर्सल वैलिडिटी कभी नहीं होती, क्योंकि मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स के रिजल्ट जो है वो हर जगह अलग अलग आते हैं, सेम टू सेम कभी नहीं आ सकते, कभी नहीं आ सकते। मतलब आप 2 व्यक्ति पे सेम चीज भी अपनाओगे ना, तो दोनों का आपको रिजल्ट या बिहेवियर या आंसर कभी सेम नहीं मिलेगा। एक ऐसा व्यक्ति होगा जिसको अगर आप डराओगे भी ना, बोलता है कि तू, मतलब ऐसा छड़ी ऐसे करोगे ना, ऐसे वो कर देगा। और कुछ लोग ऐसे ढीठ होता है ना, 4 मार लो वो यही बोलेगा, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कुछ नहीं मालूम, 4 मार लो, नहीं बोलेगा। सबका स्वभाव अलग होता है, और मैनेजमेंट है ना लोगों के साथ डील करता है, ह्यूमंस के साथ डील करता है, इसलिए उसका रिजल्ट कभी भी हर जगह सेम नहीं आ सकता मेरे दोस्त। इसीलिए ये प्रिंसिपल साइंस का प्रेजेंट नहीं है। अब यहाँ पे एक तिगड़म कहानी है,
तीन प्रिंसिपल्स है साइंस के। पहला वाला प्रेजेंट है, दूसरा वाला पीली बत्ती की तरह है, थोड़ा इधर थोड़ा उधर, पार्शियली प्रेजेंट है, ठीक है। तीसरा वाला लाल है, नॉट प्रेजेंट है। तो अब मैं क्या बोलूं, मैनेजमेंट साइंस है कि नहीं है? बताती हूँ, मैं ही बताती हूँ, ठीक है। तो इसका कंक्लूजन बेटा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कंक्लूजन के ऊपर ज्यादा क्वेश्चंस यहाँ पे आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले कंक्लूजन में आपको ये समझना है कि मैनेजमेंट इज अ साइंस, मैनेजमेंट साइंस है, लेकिन लेकिन इसमें कंडीशंस है, ध्यान से सुनना। मैनेजमेंट इज नॉट एग्जैक्ट और प्योर साइंस, but it is inexact or social science, as management deals with human behavior, ठीक है। सिंपल सी बात है। मैनेजमेंट साइंस है क्या? जी हाँ, मैनेजमेंट साइंस है। बट क्या मैनेजमेंट प्योर और एग्जैक्ट साइंस है? तो नहीं। मैनेजमेंट इनएग्जैक्ट या तो सोशल साइंस है, क्योंकि मैनेजमेंट ह्यूमन बिहेवियर के साथ डील करता है, इसीलिए उसमें यूनिवर्सल एप्लीकेशन ये फीचर मौजूद नहीं है, और साथ ही साथ बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन एंड ऑब्जर्वेशन ये पार्शियली मौजूद है। तो कहने के लिए तो मैनेजमेंट साइंस है, बट प्योर और एग्जैक्ट नहीं है। इट कैन बी कॉल्ड इनएग्जैक्ट और सोशल साइंस। सिंपल। बड़ा क्लियर है सबके लिए मैनेजमेंट एज अ साइंस? जल्दी से जल्दी बताना है। हाँ जी बिल्कुल, लास्ट में मैं पोल करवाती हूँ, क्योंकि सारे क्वेश्चंस कंप्लीट होने के बाद ही पोल कराया जा सकता है। सबके लिए क्लियर है बच्चा? चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। ओके चलिए लास्ट वाले टॉपिक के ऊपर जाते बेटा, जिसके बाद हम यहाँ पे पोल करेंगे। जैसे हमने मैनेजमेंट को साइंस के साथ कंपेयर किया, अब हमें मैनेजमेंट को कंपेयर करना है आर्ट के साथ। एक बार साइंस के साथ कंपेयर कर लिया तो अब आपको तरकीब पता चल गई कि ये देखना है कि आर्ट के फीचर जो है यहाँ पे मैनेजमेंट में मौजूद है कि नहीं। अगर हम कोई भी आर्ट फॉर्म की बात करें, जैसे फॉर एग्जाम्पल डांसिंग, ठीक है, एक आर्ट फॉर्म है। जैसे फॉर एग्जांपल ड्राइंग एक आर्ट फॉर्म है। जैसे कि फॉर एग्जांपल फोटोग्राफी, ठीक है, एक आर्ट फॉर्म है। जैसे फॉर एग्जांपल सिंगिंग एक आर्ट फॉर्म है। तो कोई भी आर्ट फॉर्म की अगर आप बात करोगे तो आर्ट मतलब एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज एंड स्किल्स टू अटेन डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव्स। अब ये बहुत कॉम्प्लेक्स गिवन है, सिंपल तरीके से मैं बताती हूँ। देखो बेटा, चाहे आपको कोई इंस्ट्रूमेंट प्ले करना हो, चाहे आपको गाना गाना हो, चाहे आपको डांस करना हो, ये करने के लिए पहले आपको इन कलाओं को सीखना होता है। इसके पीछे काफी नॉलेज होती है, जिसको आपको एक शिक्षक या तो एक गुरु से प्राप्त करनी होती है, और ये नॉलेज गेन करने के बाद ही आप इन चीजों में आगे बढ़ सकते हो या एक्सपर्ट बन सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आपको प्ले करना है, चाहे वो पियानो हो या फिर गिटार हो। मूवीज में कोई भी व्यक्ति गिटार बजा सकता है, बट असल में गिटार बजाना उतना आसान नहीं होता। तो पहले आपको इसको सीखना पड़ता है, ठीक है, किसी ट्रेनर से इसकी नॉलेज लेनी पड़ती है। फिर वो नॉलेज लेकर अपनी थोड़ी सी उस पर क्रिएटिविटी ऐड कर उस चीज में आप माहिर बन सकते हो, ठीक है। साथ ही साथ अगर हम आर्ट की बात करें तो आर्ट में हम नॉलेज तो इस्तेमाल करते हैं, पर हर एक व्यक्ति की कोई भी आर्ट करने की चीज या तरीका ना हटके या अलग होता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप कोई भी सिंगिंग की बात करो, तो जब सिंगिंग की शिक्षा दी जाती है तो शिक्षा देने का तरीका एक ही होता है, उसका सिलेबस भी शायद एक ही होता है। जैसे अगर आप शास्त्रीय संगीत सीख रहे हो, बट उसको फिर अलग अलग फॉर्म्स में अपनी क्रिएटिविटी, अपना म्यूजिक, अपना तरीका, अपनी क्रिएटिविटी डालकर देना, वो एक व्यक्ति, एक कलाकार के हाथ में होता है, ठीक है। तो आर्ट के अगर बच्चा फीचर्स की बात करे तो पहला फीचर ऑफ आर्ट ही कहता है एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज। काफी बार ना हमें ऐसा लगता है कि बाबू हमारे हाथ में ना डीएसएलआर कैमरा आ गया, डीएसएलआर का फुल फॉर्म भी हमें नहीं पता होता है, बट हमारे हाथ में ना ऐसे काला वाला, ऐसे प्रोफेशनल दिखने वाला डीएसएलआर कैमरा आ गया ना, तो हम खुद को ना एकदम दाबू रत्नानी समझने लगता है, ठीक है। वो सेलिब्रिटी फोटोग्राफर है ना, हम ऐसा खुद को समझने लगता है। और हमारे दोस्त भी हमारे पीछे आते हैं, मेरी भी एक फोटो लेना, मेरी भी एक फोटो लेना, ऐसे सेलिब्रिटी स्टाइल फीलिंग आती है ना। बट जिंदगी में ना कभी भी फोटोग्राफी के क्लासेस अगर देखोगे ना भाई, पहले 1-2 महीने ना तो किताबों में निकल जाता है। ये मोटी मोटी फोटोग्राफी की किताब होती है, कैमरा क्या होता है, उसके क्या पार्ट्स होते हैं, उसके एवोल्यूशन क्या है, शटर स्पीड क्या है, एपर्चर क्या है, लाइटिंग क्या होता है, लाइट मीटर कैसे यूज होता है, फुल फ्रेम कैमरा क्या है, हाफ फ्रेम कैमरा क्या है, भाई पहला ना 1 महीना उसमें निकल जाता है। कहने का मतलब ये है कि आर्ट फॉर्म सीखने के लिए कुछ नॉलेज जो थ्योरी फॉर्म में होती है, लिखित फॉर्म में होती है, वो लेना पहले यहाँ पे जरूरी होता है, ठीक है। सिमिलरली बेटा मैनेजमेंट के साथ है। आप कल उठ के अगर मैनेजर बनना चाहते हो तो ऐसे नहीं है कि भाई उठ के मैनेजर बन गए। मैनेजर बनने के लिए भी तो आप थ्योरेटिकल नॉलेज सीख रहे हो ना, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट सीख रहे हो ना। तो मैनेजर्स बनने के लिए भी मैनेजमेंट की किताबें होती है जो आपको सीखनी होती है, और इसीलिए आप क्लियरली बोल सकते हो दिस फीचर ऑफ आर्ट इज प्रेजेंट इन मैनेजमेंट। ये वाला फीचर जो है ना आर्ट का, मैनेजमेंट में मौजूद है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट पे जाते हैं, दैट इज पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। हम भले सेम चीजें सीखे, बट उसको जब हम रियल लाइफ में इस्तेमाल करते हैं अपने नॉलेज को, तो उसमें ना हम थोड़ा सा अपना पर्सनलाइज्ड टच डाल देते हैं, ठीक है। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे देती हूँ। बाबू एप्पल ड्रॉ करना किसको नहीं आता? सबको आता है, स्कूल में हमने एप्पल तो ड्रॉ किया ही होगा, ठीक है। बट फिर भी आज अगर मैं बोलती हूँ ना बच्चों को बेटा ड्रॉ एन एप्पल, तो पहले तो बड़ा हंसते हैं कि यार ये बिजनेस स्टडीज पढ़ा रही है कि ड्राइंग टीचर है। लेकिन सच्ची में कह रही हूँ,
ड्रॉ एन एप्पल, अगर एप्पल ड्रॉ करने बोलूं ना तो कुछ बच्चे ना एकदम ऐसे कलाकार, हाँ एकदम बढ़िया से इस तरीके से एप्पल को यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, ठीक है, ये उसकी ऐसे प्रॉपर डंडी बनाएंगे, ठीक है, फिर इसको यहाँ पे ऐसे जोड़ेंगे, फिर उसकी मस्त एकदम ऐसी हरी पत्ती बनाएंगे। कुछ बच्चे ना एप्पल और दिल में कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है, कंफ्यूज आ जाएंगे, तो एप्पल बनाएंगे कुछ इस तरीके से। अब मेरे को समझने में भी कभी कभी दिक्कत आती है कि भैया बनाया क्या है, किसको सोचकर बना रहे हो, ध्यान का है तुम्हारा, ठीक है। कुछ बच्चे ना एप्पल बोलेंगे ना तो सच्ची वाला कुछ एप्पल बनाने के बदले थोड़ी सी ना अपनी ऐसी कलाकारी भाई साहब डाल देंगे, है ना, कि हमको ना जिंदगी में इस एप्पल से नहीं बल्कि इस एप्पल से ज्यादा मतलब होता है ना। तो कलाकार होते हैं बच्चे, समझ लो मेरी बात को, तुम इतने में ही समझ जाओ। कहने का मतलब ये है कि सेम चीज को करने की तरकीबें अलग अलग होती है, हम उसको अपने स्टाइल में अपने अंदाज में चीजों को करते हैं। सेम होता है बेटा मैनेजमेंट, सेम काम करने को अगर आप 4 मैनेजर्स को बोलोगे ना वो काम वही करेंगे बट तरीका अलग होगा। किसी को बोलेगा ना इससे काम करवाने का करवा के लेना तो कोई डांट के करवाएगा, कोई बोलेगा तू मेरा भाई है ना सुनना, कोई बोलेगा देख एक काम करेगा ना तो मैं तेरे को ये दूंगा, तो काम करवाने का भी तरीका अलग अलग होगा। तो इसलिए बहुत सिंपल शब्दों में आप कह सकते हो दिस फीचर ऑफ आर्ट इज प्रेजेंट इन मैनेजमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये चीज समझना है कि हर एक मैनेजर का काम करने का अपना तरीका होता है, वैसे ही हर एक आर्टिस्ट का एक आर्ट फॉर्म करने का अपना तरीका होता है, ठीक है। चलिए आगे जाते हैं टू द नेक्स्ट एंड द लास्ट फीचर, बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। देखो बेटा एक चीज को समझो, कोई भी चीज में अगर आपको माहिर बनना होता है ना तो उसके पीछे बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिस लगती है। आज अगर आप कोई भी कलाकार की बात करो, चाहे वो एक आर्टिस्ट हो, पिक्चर्स बनाता हो, पेंटिंग्स बनाता हो, चाहे वो एक कोरियोग्राफर हो, चाहे वो एक म्यूजिशियन हो, कंपोजर हो, सिंगर हो, कोई भी कलाकार की बात करो, ये कला को एक्सपर्टाइज में कन्वर्ट करने के लिए, मतलब वो कला में इतना माहिर बनने के लिए वो दिन रात बेटा प्रैक्टिस करते थे। जो सिंगर्स है वो दिन रात रियाज करता है, ठीक है। इवन जब लता मंगेशकर जी थे तो वो कहते थे कि आज भी रोज सुबह उठ के गर्म पानी पी के मैं पहले 2 से 3 घंटे रियाज करती हूँ, आज भी वो ये चीज कहते थे। क्योंकि अगर आपको कोई भी आर्ट फॉर्म में एक्सपर्टाइज बनना होता है ना तो पहली चीज तो उसमें लगती है प्रैक्टिस, दूसरी चीज उसमें थोड़ी सी अपनी क्रिएटिविटी डालना जरूरी है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप सिंगर्स की बात करो तो बहुत सिंगर्स है, अब लता मंगेशकर जी जो थे उनकी ही बहन भी एक सिंगर है, पर दोनों का गाने का तरीका अलग है कि नहीं, तो उसमें थोड़ी सी अपनी झलक एक क्रिएटिविटी भी यहाँ पे रिक्वायर्ड होती है। सेम अगर आप मैनेजमेंट की बात करो बेटा तो मैनेजमेंट में भी ये चीज है, आप एक अच्छे मैनेजर तब बनोगे जब आप धीरे धीरे काम को करोगे, वर्क एक्सपीरियंस गेन करोगे, गलतियां करोगे, उससे सीखोगे, थोड़ी सी अपनी क्रिएटिविटी डालोगे, तब आप एक अच्छे मैनेजर बन सकते हो। तो अच्छा मैनेजर बनने के लिए भी आपको यहाँ पे समय, प्रैक्टिस, वर्क एक्सपीरियंस की जरूरत होती है, ठीक है। तो दिस फीचर ऑफ आर्ट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन मैनेजमेंट। तो बाबू तीनों के तीनों आर्ट के फीचर्स मैनेजमेंट में मौजूद है, तो इसके कंक्लूजन में तो कोई कंफ्यूज होने का सवाल ही नहीं आता। इसका कंक्लूजन तो बहुत ही सिंपल सा निकलता है कि यस मैनेजमेंट इज एन आर्ट, ठीक है। तो मैनेजमेंट साइंस भी है, मैनेजमेंट आर्ट भी है, बट मैनेजमेंट को कभी भी एग्जैक्ट या प्योर साइंस आप नहीं कह सकते। मैनेजमेंट एक इनएग्जैक्ट या तो सोशल साइंस है, क्यों भला, क्योंकि वो ह्यूमन बिहेवियर के साथ डील करता है। ये बेटा सबके लिए मैनेजमेंट एज अ साइंस, मैनेजमेंट एज एन आर्ट क्लियर है क्या, बताइए। चलिए बहुत बढ़िया, मैम पोल करा दो। अरे पोल ही कराऊंगी, दो ही तो सवाल थे, मैनेजमेंट एज अ साइंस एंड मैनेजमेंट एज एन आर्ट, अब तो पोल ही कराऊंगी, अब क्या कराऊंगी। मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे बच्चा। चलिए ठीक है, समय मेरे पास कम है तो डायरेक्टली बेटा मैं यहाँ पे पोलिंग के ऊपर जाना चाहूंगी, ठीक है। बट पोलिंग कराने से पहले एक बार, आज एक भी बार मैंने जोश चेक नहीं किया भाई, तो एक बार है ना यहाँ पे देखा जाए कि लेक्चर में इतना पढ़ाने के बाद जोश तो कम नहीं हो गया, तो चेक चेक हाउ इज द जोश। मैम प्लीज हरी, बेटा तुमको भी पनवेल निकलना है क्या, बताओ यार। कोई कहता है मैम स्टॉप, अरे बस यार ट्रेन थोड़ी हो कि स्टॉप पे स्टॉप हो जाओ भाई, 5:30 तक क्लास है, 14 मिनट और बाकी है बाबू, अरे जरा ठहरो, जरा संभलो, बताओ यार। चलिए ठीक है, तो सुपर हाई जोश के साथ हम कर रहे हैं आज के पोलिंग की शुरुआत, ठीक है। सबसे पहला सवाल यहाँ पे ये पूछा गया है कि अरिजीत सिंह एंड हनी सिंह इन आर क्वाइट डिफरेंट स्टाइल्स, मतलब सिंग इन क्वाइट डिफरेंट स्टाइल्स, दे डिड हाउएवर लर्न द सेम रागास, आइडेंटिफाई द फीचर ऑफ आर्ट डिस्क्राइब्ड इन द अबव केस। अब अरिजीत सिंह और हनी सिंह की बात करोगे ना तो दोनों का गाने का अंदाज एकदम अलग अलग है, भले उन्होंने सेम रागास को सीखा है, तो इसमें आर्ट का एक फीचर आ रहा है भाई, कौन सा फीचर आ रहा है, बताओ भाई। भाई जल्दी से जल्दी बताना है।
चलिए, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन, सेम चीज को करने का अपना अलग अंदाज। स्टाइल मतलब अंदाज बॉस, उतने में समझ जाना चाहिए था। पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन, गाना सेम गाएंगे तो भी अलग अलग तरीके से गाएंगे, सेम चीज सीखकर भी अलग अलग चीज में इसको यहाँ पे अलग तरीके से इसको यहाँ पे पेश करेंगे, तो दैट इज डिफरेंट स्टाइल। पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन है, सेम चीज को करने का अलग अंदाज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, अ पेट्रोल पंप रिक्वायर्स द सेम लेवल ऑफ मैनेजमेंट एज अ हॉस्पिटल और अ स्कूल। मैनेजर्स डू द सेम थिंग इन इंडिया, द यूएस, जर्मनी एंड जापान। दे मे अप्रोच इट इन क्वाइट डिफरेंट वेज। दिस डिफरेंस इज ड्यू टू कल्चरल, ट्रेडिशनल एंड हिस्टोरिकल डिफरेंसेस। इसमें एक फीचर या तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट गिवन है, कौन सा ये आप मेरे को बताओगे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैंने एक लेक्चर कराया तो पिछले लेक्चर का सब भूल जाओ, इसलिए मैं लास्ट लेक्चर्स के भी क्वेश्चंस लेकर आऊंगी, रिवाइज करके हर लेक्चर में आना बॉस। बताओ भाई। मैम क्लास 5:15 तक ही है। अरे क्लास तो खत्म हो गई ना, पढ़ाकर तो हो गया, अब तो पोलिंग करा रही हूँ, पोलिंग थोड़ी क्लास का हिस्सा होता है ना। वैसे माफी चाहती हूँ, नेक्स्ट लेक्चर और जल्दी मैं यहाँ पे खत्म करने की कोशिश करूंगी, बट मेरा मेन फोकस होता है चीजों को डिटेल में समझाना, कि चीजें समझ में आए। 10-15 मिनट लेक्चर जल्दी एंड करके मैं ये नहीं चाहती कि बच्चों के लिए क्वेश्चंस बाउंसर जाए या समझ में ना आए। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है मेरे दोस्त। चलिए, तो ये करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, ऑल परवेसिव। पेट्रोल पंप पे भी मैनेजमेंट चाहिए, स्कूल में भी चाहिए, अस्पताल में भी चाहिए, यूएस में भी चाहिए, जर्मनी में भी चाहिए, इंडिया में भी चाहिए, यूके में भी चाहिए, हर जगह मैनेजमेंट मौजूद है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं। क्वेश्चन कहता है, द तत्व ग्रुप इज ट्राइंग टू एक्सपैंड इनटू सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन एंड हैज एस्टैब्लिश्ड अ फर्म टू टेक एडवांटेज ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी एंड इंप्रूव इट्स लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट। द कंपनी हैज ऑलरेडी डाइवर्सिफाइड इनटू 10 न्यू प्रोजेक्ट्स इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक्स, 5G नेटवर्क इक्विपमेंट एंड सेमीकंडक्टर्स। व्हिच इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट इज द कंपनी सीकिंग टू अकम्प्लिश। कौन सा इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव यहाँ पे कंपनी पूरा करना चाह रहा है। सिर्फ एक शब्द काफी है आपको आंसर बताने के लिए, एक शब्द डायरेक्टली गिवन है जो आपका आंसर यहाँ पे बता रहा है दोस्त। चलिए, तो जी हाँ, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज ग्रोथ। डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, एक्सपेंशन कर रहे हैं, तो एक्सपेंशन एंड डाइवर्सिफिकेशन किस में आता है बाबू, ग्रोथ में आता है। नया प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं ना बाबू, तो ग्रोथ में आता है। ठीक है, आगे जाते हैं टू द सेकंड लास्ट क्वेश्चन। असर्शन एंड रीजनिंग टाइप क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन बहुत सिंपल है। ठीक है, असर्शन कहता है कि मैनेजमेंट इंटेंजिबल फोर्स है। रीजन कहता है कि मैनेजमेंट हैज टू अडैप्ट इटसेल्फ टू द चेंजिंग एक्सटर्नल एनवायरनमेंट व्हिच कंसिस्ट ऑफ वेरियस सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल फैक्टर्स। अब आपको बताना है दोनों करेक्ट है, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, दोनों करेक्ट है, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स, ए इज फॉल्स, बट आर इज ट्रू। लास्ट टाइम है ना असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन में बड़ी गड़बड़ करी थी दोस्त, इस बार ना हो पाए। ठीक है बाबू, अकाउंट्स की क्लास 5:30 से है ना, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, 2 ही क्वेश्चन है, फिर भी पहले ही खत्म हो जाएगा। चलो, असर्शन रीजनिंग सॉल्व करने का मैंने एक सिंपल तरकीब बताई थी। पहले तो मैनेजमेंट इंटेंजिबल है, हाँ जी मैनेजमेंट इंटेंजिबल है, मतलब ये स्टेटमेंट ट्रू है। सेकंड, मैनेजमेंट को अडैप्ट करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू द बिजनेस एनवायरनमेंट, ये चीज भी मैंने आपको बताई थी, नोकिया का एग्जांपल दिया था, तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। बट दोनों में कनेक्शन है कि नहीं ये देखना जरूरी है। यहाँ पे ऑप्शन सी और डी तो कट गया, ये तो है ही नहीं। अब इन दोनों में कनेक्शन देखने के लिए मैं यहाँ पे एक वर्ड अटैच कर देती हूँ, बिकॉज। ठीक है, तो मैनेजमेंट इज इंटेंजिबल फोर्स बिकॉज इट हैज टू अडैप्ट इटसेल्फ। नो, मैनेजमेंट इज इंटेंजिबल बिकॉज वी कैन नॉट सी और टच मैनेजमेंट, बट वेदर द मैनेजमेंट इज गुड और बैड कैन बी जज्ड बाय द सक्सेस ऑफ अ कंपनी। तो मैनेजमेंट को अडैप्ट करना है करके वो इंटेंजिबल नहीं है, क्योंकि हम उसको देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, इसके लिए वो इंटेंजिबल है भाई। तो आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है ना मेरे दोस्त, करेक्ट आंसर है। वाह, 74% के आसपास, वेरी गुड भाई, बड़ा इंप्रूवमेंट है। चलिए लास्ट वाले क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं। क्वेश्चन कहता है, ऑन इंट्रोडक्शन ऑफ एनी चेंजेस इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑल एम्प्लॉइज हेजिटेट टू एक्सेप्ट चेंजेस, मैनेजर्स कन्विंस द एम्प्लॉइज एंड गाइड देम टू अडॉप्ट द चेंजेस विलिंगली। इसमें कौन सा इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट बताया है। ए भाई, एक्सप्लेनेशन के साथ ये पॉइंट मैंने बताया था, हाँ एग्जाम्पल भी दिया था, तो आंसर करेक्ट होना चाहिए दोस्त।
वेरी गुड, वेरी गुड। तो यस, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, मैनेजमेंट क्रिएट्स अ डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। बहुत बढ़िया। चलिए तो फटाफट यहाँ पे लीडर बोर्ड आपको दिखा देती हूँ सो दैट आप लोग फ्री हो जाओ यहाँ पे। ठीक है, लीडर बोर्ड में फर्स्ट प्लेस पे वी हैव सक्षम, देन वी हैव आयुष, यश, ध्रुव, ओगरी, देवेश, शरीक, कौशल, मुस्कान एज वेल एज देव। ठीक है, तो आज का जो लेक्चर बेटा मैं यहीं पे खत्म कर रही हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में कल हम वापस मिलेंगे। याद रखना और अपने दोस्तों को भी बता देना, टाइम टेबल या शेड्यूल में चेंज है। अब आपकी क्लास यहाँ पे मंडे एंड ट्यूसडे को 4 बजे से लेकर होगी। ठीक है, बाकी आज के लिए यहीं पे टाटा बाय बाय, सी यू, टेक केयर एंड हैव अ फैबुलस डे अहेड।